वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस को स्टार्ट किया था और डेटाबेस में हमने पढ़ा था कि डेटाबेस बेसिकली इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जब हम टेबल्स की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक रिलेटिव डेटा को, तो उसे हम एक डेटाबेस बोलते हैं। और आज हमने पढ़ना है कि डेटाबेस क्रिएट कैसे की जाती है या हमारे पास डेटाबेस के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। और हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो कि डेटाबेस बनाने के लिए यूज होते हैं, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। अगर हमने डेटाबेस एक बनानी है और डेटाबेस को क्रिएट, उसके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए होंगे, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम का वर्ड अब यहाँ पे जहाँ पे भी यूज होगा वो किसी प्रोग्राम्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए यूज होगा। इसमें हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। हम इसमें नंबर वन हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं डेटाबेस का। स्ट्रक्चर मीन हम बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से टेबल्स होंगे, टेबल्स में कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, उनमें कौन सा डेटा किस कॉलम में किस टाइप का डेटा आएगा, फॉर्मेट बता सकते हैं। दूसरा हमें ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो फिर हम उसके अंदर अपना डेटा, अपनी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं और इसके बाद हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसमें नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, हम उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और हम उसमें सर्चिंग भी कर सकते हैं। हमें उस डेटाबेस पे बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में कभी अगर उस डेटाबेस की ज़रूरत हो तो। डेटाबेस का जो ये स्ट्रक्चर, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मीन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ होती हैं, और इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट बोलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे बात सॉफ्टवेयर की ही हो रही होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी हम बोलते हैं ऐसे स्टोरेज लोकेशन को, ऐसे स्टोरेज लोकेशन जिसमें हम अपने डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टोरेज ही होती है। ये एक तरह से हमारे पास स्टोरेज होती है और ये यूज़ होती है, यूज टू स्टोर डेटा डेफिनेशंस और डेटाबेस डेफिनेशंस। डेटा से रिलेटेड और डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हमने स्टोर करनी है, लाइक टेबल एक बनाया है तो टेबल का ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, इसको हमने अपने कंप्यूटर में कहीं सेव करना है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है, रिपॉजिटरी में स्टोर होता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड है वो हमारे पास आ जाता है DBMS, which is database management system. The database management system is basically a software, ठीक है, और हम इसको कहते हैं इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू क्रिएट और मैनेज और मेंटेन अ डेटाबेस। तो हमने जब एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है, उसमें रिकॉर्ड एंटर करने हैं, डिलीट करने हैं, अपडेट करने हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हमें चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, DBMS। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, अब इसमें देखें सिर्फ डेटा नहीं, हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा तो हम वैसे भी टेबल्स कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में, मीन इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स जब हम स्टोर करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, डेटाबेस बन जाती है। और डेटाबेस में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक दूसरे के साथ लिंक करके, रिलेशनशिप बना के हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है डेटाबेस का वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे पास डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, अब हमने एक डेटाबेस बना दी है
हमने टेबल्स बना दिए, हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन हमारे टेबल्स जो की फॉर्म में स्टोर है। अब उन टेबल्स को यूज़ करने के लिए, उसमें डेटा सर्च करने के लिए, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, जो इंटरफेस हम बनाते हैं बेसिकली, उस प्रोग्राम को हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेस को डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, इज डिजाइंड, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, इज डिजाइंड टू यूज द डेटाबेस। जो डेटाबेस आपने बना दी है, हम उसको यूज करने के लिए अपनी कोई एक एप्लीकेशन, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं 12/2000 और पावर बिल्डर जो हैं, ये प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मीन कि हमारे यूज़र को कैसे नज़र आएगा हमारा डेटाबेस, उसको क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए और क्या नहीं नज़र आना चाहिए। अभी आप लोगों को मैंने डेटाबेस क्रिएट करवाई थी, आप लोगों ने MS एक्सेस में डेटाबेस बनाई है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो आप लोगों को टास्क मिला हुआ है लास्ट प्रोजेक्ट का, तो उसमें आप लोगों ने टेबल्स क्रिएट किए हैं, वो बेसिकली एक डेटाबेस बनी है। आपने पहले एक सिस्टम सेलेक्ट किया है, फिर उससे रिलेटेड टेबल बनाए हैं, और वो सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने कलेक्शन ऑफ डेटा, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, वो आपकी बेसिकली डेटाबेस बनी है जो आपने MS एक्सेस में बनाई है। वो बेस्ट एग्जांपल है अभी, क्योंकि आप लोगों को सबको आइडिया है कि आपने कैसे टेबल्स उसमें बनाए हैं, प्राइमरी कीज़ बनाई हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली डेटाबेस डिज़ाइन जहाँ पे आपने किया है, उसके लिए आपने क्या यूज़ किया, MS एक्सेस। अब यूज़र इंटरफेसेस बनाने हैं कि यूज़र को कैसे वो डेटाबेस नज़र आएगी। यूज़र को हमने पूरे टेबल्स नहीं दिखाने, यूज़र को हमने सिर्फ इतना एक्सेस देना है कि अगर उसने डेटा व्यू करना है तो वो व्यू कर सके, सर्च करना है तो वो सर्च कर सके। तो उसके लिए हमने यूज़र के लिए डिफरेंट विजुअल एनवायरनमेंट, बेसिकली जैसे आपको ये एक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये एक इंटरफेस है जो कि MS वर्ड का इंटरफेस है। तो यूज़र के लिए एक विजुअल एनवायरनमेंट बनाना है कि यूज़र हमारी डेटाबेस को किस फॉर्म में देख सकेगा, उसके पास कौन सा डेटा नज़र आ रहा होगा, कौन सा हाइड होगा, वो सर्च कैसे करेगा, वो अपडेट कैसे करेगा। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, हम मेन्यूज़ बनाते हैं, हम बटन्स लगाते हैं उस पर, कमांड बटन्स, इसके अलावा कॉम्बो बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें अब आपने पढ़ी हैं विजुअल बेसिक में। तो आपके प्रोजेक्ट में जो हमारे पास यूज़र इंटरफेस वाला पोर्शन है, जो हमें अपनी डेटाबेस के साथ लिंक करना है, ये आप विजुअल बेसिक में बनाएंगे एज ए नेक्स्ट योर टास्क। तो यहाँ पे विजुअल इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि हम यूज़र के लिए कैसी स्क्रीन बनाएंगे, यूज़र को कैसे हमारी डेटाबेस नज़र आएगी और वो किस तरह से वर्क करेगी। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली ए पर्सन जो कि पूरे डेटा को मैनेज कर रहा है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, और कौन सा डेटा स्टोर हमने अपने पास सेव रखना है, कौन सा डिलीट कर देना है, कैसे अपडेट होना है। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं, उनको कितना राइट देना है। जैसे अगर मेरे पास स्टूडेंट और टीचर्स का डेटा है, तो टीचर्स को राइट है कि वो स्टूडेंट का डेटा व्यू कर सकें, लेकिन स्टूडेंट्स को राइट नहीं होगा कि वो टीचर्स का डेटा व्यू कर सकें। स्टूडेंट सिर्फ अपना डेटा व्यू कर सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ये राइट्स डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा किसको विजिबल होगा, कौन सा किससे हाइड करना है। तो ये सारे काम जो डेटा से रिलेटेड परमिशंस, या आप ये कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं, वो सारे काम कौन करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सिस्टम एनालिसिस एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ओके, सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स जो हमें ये सिस्टम पूरा डिज़ाइन करके देंगे, जो हमारे लिए कोडिंग लिखेंगे, जो हमारे लिए एक पूरा
डेटाबेस और यूज़र इंटरफेसेस से रिलेटेड एक कह लें कि एक सॉफ्टवेयर हमें क्रिएट करके देंगे, वो पर्सन्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, सिस्टम एनालिस्ट कहलाते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। और लास्ट पे आ जाता है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स वो लोग हैं जो कि हमारे सिस्टम को यूज़ करेंगे, जो सिस्टम हमने बनाया है, जो उसको यूज़ कर रहे हैं। लाइक एक डेटाबेस क्रिएट की है, जब वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली एंड यूज़र्स होंगे, जो उस डेटाबेस में डेटा इंटर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। अब ये डेटाबेस अप्रोच है, और डेटाबेस अप्रोच के बहुत सारे हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और ये डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास ऑन द बेसिस कंपैरिजन के हिसाब से हैं। जो पहले हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो डिसएडवांटेजेस थे वही हमारे पास डेटाबेस अप्रोच के एडवांटेजेस बन जाएंगे, और हम उनको पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास ये डेटाबेस को क्यों हमने यूज़ करना है। तो एडवांटेजेस पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है रिडंडेंसी कंट्रोल। सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ा था वो यही था कि डेटा रिपीट हो रहा था। रिडंडेंसी मीन सेम डेटा डिफरेंट फाइल्स में रिपीट हो रहा होता है, जबकि डेटाबेस में हम एक टेबल में डेटा स्टोर करते हैं और बाकी टेबल अगर किसी दूसरे टेबल में डेटा रिक्वायर्ड है तो हम पूरा डेटा नहीं लिखते, सिर्फ उसका एक लिंक दे देते हैं। और जब हमें डेटा लेना होता है तो हम उस लिंक की हेल्प से डेटा को रिट्रीव कर देते हैं। तो रिडंडेंसी कंट्रोल मीन नो रेपिटिशन ऑफ डेटा, नो रेपिटिशन ऑफ डेटा इन टेबल्स। एक रिकॉर्ड, एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन किसी भी टेबल में एक ही दफ़ा आएगी, वो किसी दूसरे टेबल में भी रिपीट नहीं होती। पूरी डेटाबेस में हम उसको एक ही दफ़ा स्टोर करते हैं, उसके लिए हम रूल्स बनाते हैं, जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में रिडंडेंसी आ रही होती है। इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास वो है डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर हमारे पास डिफरेंट जगहों पे डेटा मौजूद है तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम इंफॉर्मेशन, मैं अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी की इंफॉर्मेशन डेफिनेशन लिखूँ तो सेम डेटा स्टोर्ड अबाउट एन एंटिटी इन होल सिस्टम। पूरा जो हमारे पास सिस्टम है, जो फाइल प्रोसेस, जो हमने पूरा एक डेटाबेस बनाया है, वहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एंटिटी से रिलेटेड। लाइक मैंने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, अगर वो 3 या 4 टेबल्स में रिपीट हो रहे हैं तो वो सेम होने चाहिए, तब वो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो डेटाबेस कैसे डेटा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें रिडंडेंसी होती नहीं है। अभी हमने कहा कि अगर एक स्टूडेंट का डेटा है तो वो एक ही जगह स्टोर होगा, बाकी लोग सिर्फ उसको लिंक करेंगे, उसका रोल नंबर याद रख लेंगे और उस रोल नंबर से कभी भी डेटा को एक्सेस कर लेंगे, लेकिन वो डेटा डिफरेंट जगहों पे स्टोर नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। जब डेटा एक ही जगह पे मौजूद है तो इसका मतलब है वो सेम है, ना वो रिपीट हो रहा है, ना ही वो एक दूसरे से डिफर कर रहा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी। जो थर्ड एडवांटेज है वो है हमारे पास कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। अब जैसे हमने पढ़ा कि डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है, तो डेटाबेस हमें ऑप्शन देती है कि हम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स लगा सकें। कंस्ट्रेंट्स हम बोलते हैं रूल्स को, रूल्स, या हम बोल देंगे हमारे पास रूल्स होते हैं जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन के हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। या रूल्स, या हम इसको बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन। जैसे हम प्राइमरी की बनाते हैं तो प्राइमरी की ये होता है कि वो यूनिक होनी चाहिए, या प्राइमरी की का अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं यूनिक वैल्यू का कंस्ट्रेंट बता देती हूँ। तो यूनिक वैल्यू इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर मैंने एक कॉलम बनाया है रोल नंबर का और उस पर मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि इसमें यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि रोल नंबर 1 का डेटा 2 या 3 दफ़ा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही दफ़ा आना चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट्स हम डेटाबेस में लगा सकते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये कंस्ट्रेंट या ये रूल्स या ये रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगा सकते, जबकि डेटाबेस में हम लगा सकते हैं। डेटा एटॉमिसिटी मीन हमारे पास जब
डेटा स्टोर होगा, कोई उस पर ट्रांजेक्शन, लास्ट लेक्चर में भी हमने ट्रांजेक्शन को डिस्कस किया था कि जब एक प्रोसेस डिफरेंट स्टेप टू कंप्लीट ए टास्क इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं और कहीं पे इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमारे कुछ स्टेप्स हमने परफॉर्म कर लिए हैं, फर्स्ट 2 या 3, और बाकी लास्ट वाले स्टेप अभी रह गए थे, लेकिन हमारा नेट ख़राब हो गया या कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की वजह से हमारा कंप्यूटर या सिस्टम या मशीन बंद हो गई है, तो हाफ आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, सारे को अनडू कर देगा, जितना काम हुआ था उसको भी पीछे ले जाएगा। और इसकी एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ी थी बैंक से रिलेटेड। तो ये अब आप लोगों ने मुझे इसकी एग्जांपल कमेंट्स में बतानी है कि हम डेटा एटोमिसिटी को कैसे, डेटा एटोमिसिटी का मीनिंग क्या है और कैसे इसकी एग्जांपल इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पे। और डेटाबेस में बेसिकली हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हमने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है या तो वो पूरे स्टेप्स को कंप्लीट करेगा, लेकिन अगर कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो गए हैं और हमारे पास कोई टेक्निकल इशू आ गया तो वो सारे स्टेप्स को अनडू कर देता है, बैकवर्ड पे ले जाता है, दोबारा कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि हाफ स्टेप हो गए और हाफ रह जाए। इसके बाद हमारे पास क्या है, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी हम बहुत बार ये वर्ड पढ़ चुके हैं, ये अब आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है मुझे। मैं इस हेडिंग को आपके लिए छोड़ रही हूँ कि डेटा सिक्योरिटी क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम। रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम इसलिए है कि हम यहाँ पे एक तो डेटाबेस बना रहे हैं, साथ में इंटरफेसेस बना रहे हैं, साथ में हम उनको लिंक भी कर रहे हैं, और हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे पार्ट्स शामिल हो गए हैं, तो इस पर टाइम ज़्यादा लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास एक से ज़्यादा लोग पार्ट्स में डिवाइड करके काम कर रहे होते हैं, तो हमारा टाइम जो है वो शेयर हो जाता है और एफिशिएंटली एक जो प्रोग्रामर है वो इंटरफेसेस बना रहा है, एक जो है डेटाबेस बना रहा है, एक कोडिंग कर रहा है, तो लास्ट पे उन सबको कंबाइन कर दिया जाता है, तो ये ज़्यादा ईजिली फास्टर वे में हम डेवलप कर सकते हैं, जिस पे हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं, जो हमें एफिशिएंटली एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन बना के दे देंगे। उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस मीन कि हमारे पास लेस स्पेस चाहिए होती है। कॉम्पैक्टनेस मीन कि हमें डेटा स्टोर करने के लिए लेस स्पेस और लेस मेमोरी रिक्वायर्ड है फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि हम इसमें कोई रिपीटेड रिकॉर्ड इंटर नहीं कर रहे। एक डेटा एक दफ़ा इंटर होगा, दोबारा वो किसी भी डेटाबेस में किसी भी पोर्शन में किसी भी टेबल में रिपीट नहीं होगा, तो हमारे पास एफिशिएंटली उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। हमें पता है उसका एक ही एड्रेस है और हमें उसे स्टोर डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए हमें लेस स्पेस रिक्वायर्ड होगी। ईजियर रिपोर्टिंग, हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग में रिपोर्टिंग का काम होता है, हमारे पास अब टेबल्स मौजूद हैं और उन टेबल्स में डेटा मौजूद है। डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स हमें पूरे डेटा की समरी प्रोवाइड कर देती हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या हमने कोई अगर डिसीजन लेनी है, डेटा को देख के एवरेज सम परसेंटेज को हमें इजीली कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद डेटा शेयरिंग है। डेटा शेयरिंग भी आप लोगों ने पढ़ के मुझे बताना है मैसेजेस में या यहाँ कमेंट पे ही आप लिख दें कि डेटा शेयरिंग क्या होता है। ये बहुत इजी स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इंक्रीज कंकरेंसी। इंक्रीज कंकरेंसी मीन आपके पास एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ये डेटा शेयरिंग से रिलेटेड ही आएगा, आप इसे पढ़ेंगे। तो क्योंकि एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स डेटा शेयर कर रहे होते हैं,
और किसी एक के यूज़ करने की वजह से किसी दूसरे के डेटा पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हमारे यहाँ कंकरेंसी का मतलब ये है कि सेम टाइम पे डिफरेंट यूज़र यूज़ करें। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है एटीएम्स। एक वक्त में एक ही बैंक के डिफरेंट एटीएम्स पे डिफरेंट यूजर्स अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। कोई डिपॉजिट करा रहा है, कोई कोई क्रेडिट ले रहा है, तो वो सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ डेटाबेस में मौजूद होती है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं होती। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी। जो पूरा सिस्टम हमने बनाया होता है वो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई वायरस आ गया है, तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो ख़त्म, अब हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ना ही हम कोई काम कर सकते हैं। बल्कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने जितना डेटाबेस बनाई है, जितना डेटा स्टोर किया है, उसकी एक एडिशनल कॉपी अलग से स्टोर कर देते हैं, जिसे हम बैकअप बोलते हैं। और जब कोई ज़रूरत पड़े तो हम उस बैकअप से अपने पूरे सिस्टम को रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस मीन कि आपके पास जो डेटा आपने स्टोर किया हुआ है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उसको बनाने के लिए यूज़ किया है, कौन सी एप्लीकेशन आपने यूज़ की है। आपने एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन उस डेटा पे बना दी, फिर आप उसे किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी सिस्टम पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे विजुअल बेसिक पे हम एप्लीकेशन बनाएंगे आप अपने प्रोजेक्ट में, तो उसे हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर में एज ए एप्लीकेशन, एज ए सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो हम उसे यूज़ कर लेंगे। हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा कि हम उस कंप्यूटर पे पहले विजुअल बेसिक इंस्टॉल करें और उसके बाद हम उसको यूज़ करें। तो यहाँ तक ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस हम बाद में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड डेटाबेस अप्रोच इज़ योर होमवर्क। ये आप लोगों ने पढ़ना है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में नहीं पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये चैप्टर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करा के और फिर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। कवर करें आप लोग साथ साथ, फिर हम नेक्स्ट इसके बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे और डेटाबेस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। विजुअल बेसिक में भी आपका काम थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन अभी हमने काफ़ी सारा काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कवर करने हैं, उनके टॉपिक्स कम ही हैं, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम है। तो आप लोग साथ साथ पढ़ें, समझें, क्वेश्चन करें, नहीं समझ आती तो पूछें, आंसर लें अपने क्वेश्चंस के, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।